नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। एमएसएमई क्षेत्र के कारोबारी मूल्य की सीमा भी बढ़ाई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक ही दिन में 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना जमानत के मंजूर किए। 3 और राज्यों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम में भी एक देश एक कार्ड योजना लागू। केंद्र सरकार ने ओडिशा में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए 812 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान 19 जून को और देश में इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने किसानों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों एमएसएमई की सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 83% तक बढ़ाया गया है। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 घोषित की गई है। ज्वार हाइब्रिड 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तारीख अगस्त तक बढ़ा दी है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूं ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात कोष को भी मंजूरी दी है। जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है उनको इसका फायदा होगा और ये फंड की मंजूरी कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ फंड का उपयोग होगा। दूसरा, विशेष रूप से बड़ी इंडस्ट्री जो होती है, 3 बातों में वर्ल्ड इकोनॉमी में चर्चा होती है: इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों, मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के फैसलों से किसानों, रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों और एमएसएमई को अत्यधिक लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन से न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि देश के उद्यमों को भी नया जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस का शुभारंभ किया। चैंपियंस प्लेटफॉर्म देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। इससे इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 3,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को ये ऋण मंजूर किए गए। एमएसएमई को अपने कर्मचारियों को वेतन देने, किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने एमएसएमई के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई और संकट में पड़े अन्य क्षेत्रों के ऐसे उधार लेने वालों को जिन पर 25 करोड़ रुपए तक का ऋण है, उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण के 20% के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की इजाजत दी गई है। एक देश एक कार्ड योजना में 3 और राज्यों को शामिल किया गया है। ये राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम हैं। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने इन राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समेकित प्रबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से से सस्ती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन ले सकता है। ये सुविधा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक योजना में शामिल कर लिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को कम्यूटेड पेंशन का भुगतान करने के लिए 105 करोड़ रुपए के बकाया सहित 868 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। अब पेंशन धारकों को 15 वर्ष की अवधि के बाद कम्यूटेड पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का प्रावधान नहीं था और पेंशन धारकों को कम पेंशन मिलती थी। केंद्र सरकार ने 2020-21 के दौरान ओडिशा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष ओडिशा को आवंटित 297 करोड़ रुपए की तुलना में यह धनराशि काफी महत्वपूर्ण है। ओडिशा में राज्य सरकार ने 2020-21 में 81 लाख ग्रामीण परिवारों में से 16 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। राज्य में वर्ष 2024 तक सभी घरों में पानी का नल पहुंचाने की योजना है। जल जीवन मिशन की घोषणा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से पानी उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वयं चलाने के लिए किराए पर कैब और मोटरसाइकिल लेने वाले पर्यटकों तथा अन्य लोगों के पास यदि देसी या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें बैज साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि मोटरसाइकिल किराए पर लेने की योजना के अंतर्गत दुपहिया वाहनों को संबंधित करों के भुगतान के बाद राज्यों में चलाया जा सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान मेघालय में 175 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन की शुरुआत करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में पानी का नल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि मेघालय ने दिसंबर 2022 तक सभी घरों में 100% पानी का नल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। कुल 1,89,000 ग्रामीण परिवारों में से राज्य सरकार की 2020-21 में 1,80,000 घरों में नल उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार ने एक विशेष अभियान के अंतर्गत 2 महीनों में दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादन कंपनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्ड इस महीने से 31 जुलाई तक दिए जाएंगे। जिन किसानों के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं, वे अपने कार्ड से पैसा निकालने की सीमा बढ़ा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
देश में लगभग 1,70,00,000 किसान 230 दुग्ध संगठनों के साथ जुड़े हैं। इस अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है जो दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघ से जुड़े हैं और जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। दूध के व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए चलाया जा रहा ये विशेष अभियान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2,50,00,000 नए किसानों को शामिल करने की घोषणा की थी। इससे किसानों के हाथों में 5 लाख रुपए तक की नकदी का प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि लॉकडाउन के 5वें चरण में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश उड्डयन क्षेत्र को फिर से खोलने में धीरे धीरे और व्यवस्थित ढंग से मदद करेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू उड़ानों में 50-60% संचालन हो रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने की क्षमता में सुधार होगा। उड्डयन मंत्री ने कहा कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे 50,000 से अधिक नागरिकों को लाया गया है। सरकार इसके लिए और अधिक उड़ानें संचालित करने के बारे में तैयारी कर रही है। नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने हवाई यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को जहाज में बीच की सीट खाली रखनी होगी। डीजीसीए ने यह भी सलाह दी है कि यात्रियों को भारी संख्या में देखते हुए यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो यात्री को पूरा गाउन उपलब्ध कराया जाए। विमानन नियामक ने कहा कि एक ही परिवार के लोगों को एक साथ बैठने की अनुमति होगी। सरकार ने संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों को चार्टर्ड विमानों से स्वदेश लाने के लिए कंपनी और एजेंसियों को मंजूरी दे दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 7 मई को शुरू हुए वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 15,000 से अधिक फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत इस महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का काम जारी है। भारत सरकार ने कंपनियों और अन्य संगठनों को चार्टर्ड उड़ानों से फंसे हुए भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात से लाने की अनुमति दे दी है। मुश्किल में फंसे श्रमिक, पर्यटक, बुजुर्ग, मेडिकल इमरजेंसी केसेस तथा गर्भवती महिलाओं को भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है। आज विभिन्न खाड़ी देशों से 13 उड़ानें संचालित की जा रही है, जिसमें 2,000 से भी ज्यादा भारतीयों को वापस आने की उम्मीद है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। एमएसएमई क्षेत्र के कारोबारी मूल्य की सीमा भी बढ़ाई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक ही दिन में 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना जमानत के मंजूर किए। 3 और राज्यों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम में भी एक देश एक कार्ड योजना लागू। केंद्र सरकार ने ओडिशा में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए 812 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान 19 जून को और देश में इस साल मानसून सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और अब 48.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,835 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से ग्रस्त करीब 92,000 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 93,322 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगातार निगरानी तथा समय पर जांच और उपचार के प्रबंध से मृत्यु दर घट रही है। विश्व में कोविड-19 से होने वाली मौतों की औसत दर 6.19% है, लेकिन भारत में ये केवल 2.83% है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 296 नए मामले और 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,361 हो गई है।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोविड संक्रमण से 222 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 3109 सक्रिय मरीज हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के प्रदेश में लौटने के साथ ही ज्यादातर मामले पूर्वी इलाके में सामने आ रहे हैं। प्रदेश के 11 जिलों में अभी भी सक्रिय मरीजों की संख्या 10 से कम है। इस बीच लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 8 जून से धार्मिक स्थानों को खोले जाने के सरकार के फैसले के मद्देनजर लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपनी एडवाइजरी में संस्थान ने कहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए और घर पर ही नमाज अदा करनी चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 44% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 221 रोगी ठीक हुए हैं, जो एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। एक रिपोर्ट। देश के विभिन्न भागों से आए प्रवासी कामगारों में पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। अब तक लगभग 3 लाख कामगारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस दौरान 74 संदिग्ध मामलों का पता चला है। कोरोना महामारी के मद्देनजर डॉक्टरों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 30 जून तक रद्द कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 15 जून तक प्रत्येक पंचायत के हर परिवार के बीच 4-4 मास्क का वितरण किया जाएगा। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण राज्य में फिलहाल कोई नया टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 194 मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,283 हो गई है। अब तक राज्य में इस बीमारी से 358 लोगों की मौत हो गई है। इस वायरस का संक्रमण राज्य के 52 में से 51 जिलों में हो गया है। हालांकि इस संक्रमण से 5,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 958 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कम है। वहीं राज्य में अब तक 1,72,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और इन नमूनों में पॉजिटिव मामलों की संख्या केवल 3.13% है। इस बीच राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के लिए होम क्वारंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। एक आदेश में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को होम क्वारंटीन से हटाकर सरकारी क्वारंटीन केंद्र में भेज दिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 2,361 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 70,013 हो गई है। राज्य में अब तक इस महामारी से 2,362 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल महाराष्ट्र ने सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। तमिलनाडु में कोविड-19 के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर 56% हो गई है। हालांकि राज्य में कल एक ही दिन में 1,162 लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 413 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक वर्ष की गतिविधियों के संबंध में अभिभावकों की राय जानने का फैसला किया है। आमतौर पर एक शैक्षणिक वर्ष में 210 कार्य दिवस होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के कारण न्यूनतम कार्य दिवसों की शर्त पूरी होने में कठिनाई होगी। इसके परिणाम स्वरूप नए परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विषय का सिलेबस पूरा करने को लेकर बहस छिड़ गई है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों से स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और नर्सरी स्कूलों से एक अभिभावक से इस संबंध में उसके विचार जानने के लिए उनकी राय भेजने को कहा है। इस बीच लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए मछुआरों को पूर्वी तटीय क्षेत्रों में अब मछली पकड़ने की अनुमति दे दी गई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से गौरव राघव। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक प्रणाली विकसित की है, जिसके जरिए कई तरह की वस्तुओं जैसे निजी सुरक्षा उपकरणों, पीपीई, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और वस्त्र आदि को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला ने अपनी सहयोगी कंपनी जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस प्रणाली को विकसित किया है। इसमें ओजोन आधारित अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग करके परिष्कृत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के जरिए
संक्रमण को दूर किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में अग्रणी वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि घर से बाहर निकलते समय लोगों को मास्क लगाना महत्वपूर्ण है। There is no treatment right now for coronavirus. It's very important to maintain the social distancing, but it's important that even if you go outside, it's better to wear the mask. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से घरों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी है। आप साबुन पानी से धो लीजिए अपने आप को, मुंह को धो लीजिए, आंख धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। नहाना धोना तो होता ही है। उससे क्या होगा कि पानी के साथ वो चला जाएगा और जो चीज पानी के साथ नहीं जाती है वो साबुन में घुल के नीचे आ जाती है। और एक चीज और है, जो कोरोना वायरस है ना, एक कंबल से घिरा रहता है और उस कंबल को वो साबुन भी पसंद नहीं आता है, डिटर्जेंट भी पसंद नहीं आता है, सैनिटाइजर भी नहीं पसंद आता है। सैनिटाइजर हो, डिटर्जेंट हो, ये उसके कंबल को निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसलिए साबुन पानी से हाथ धोना सबसे आसान तरीका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा। 24 में से 18 सीटों के लिए मतदान कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इन 18 सीटों में से 4 आंध्र प्रदेश और गुजरात से, 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान से, 2 झारखंड से और 1 मणिपुर और मेघालय से है। निर्वाचन आयोग ने यह भी घोषणा की है कि मार्च में स्थगित किए गए चुनाव भी 19 जून को अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम में कुल 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनावों के साथ ही होगा। 6 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। किसानों के लिए एक अच्छी खबर, देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है। इस स्थिति के मद्देनजर जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की 102% वर्षा होगी। इसका मतलब ये है कि देश में इस दौरान 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाएगी। डॉक्टर राजीवन ने कहा कि देश में मानसून की वर्षा का वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है और ये पूरे राज्य में छा गया है। इस बीच अरब सागर के पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि कम दबाव के इस क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ने और कुछ घंटे में गहरे दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की आशंका है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ अरब सागर में उठ रहे चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों के प्रभावित होने की आशंका है। बाद में श्री शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासकों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात सरकार राज्य के दक्षिणी इलाके के तटीय क्षेत्र में चक्रवात निसर्ग के टकराने की आशंका के मद्देनजर सभी तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड और भरूच सहित 5 तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि सौराष्ट्र के अमरेली और भावनगर जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने संबंधित जिला कलेक्टरों को आज दोपहर 12 बजे तक निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर कलेक्टरों को निकासी प्रक्रिया के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क और पीपीई सूट
छूट का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राज्य तथा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए हैं। मछुआरों को वापस बुलाया गया है और अगले 3 दिनों तक समुद्र में न जाने का निर्देश दिया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चक्रवात के मद्देनजर कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई की मलिन बस्तियों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निकटवर्ती चक्रवात निसर्गा के मद्देनजर मुंबई शहर और उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं। इस चक्रवात के कारण उभरने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ समेत राज्य आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग तैयार है। मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए मछुआरों को वापस बुलाया गया है और संबंधित जिला कलेक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस मामले में मुंबई में मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। साथ ही सेना, वायुसेना, नौसेना और भारतीय मौसम विभाग को एक दूसरे के साथ समन्वय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण में चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1-2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तर की ओर देखें तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। उधर श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी आने की भी संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी आने की भी संभावना है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में त्राल के साईमोह इलाके में आज सवेरे एक आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना, सीआरपीएफ और अवंतीपुरा पुलिस की ओर से की गई घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। अंतिम समाचार मिलने तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। विशाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, एमएसएमई और किसानों को राहत देने संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले आज के सभी समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्र की कारोबारियों, किसानों को सौगात, फसल का 1.5 गुना दाम, उद्यम के लिए आसान कर्ज। अमर उजाला के शब्द हैं, 14 साल बाद बदली एमएसएमई की परिभाषा, 250 करोड़ रुपए तक कारोबार तो उद्योग मध्यम श्रेणी में। पटरी कारोबारियों के लिए स्वनिधि योजना, 10,000 तक मिलेगा कर्ज। बकौल दैनिक जागरण, सरकार ने 14 खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया, एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित कई योजनाओं पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। किसानों, उद्यमियों को दी 2 जून की रोटी को मिला बड़ा सहारा। वहीं पंजाब केसरी ने लिखा है, किसानों को 4% की दर से मिलेगा 3 लाख का लोन। अनलॉक 1 के पहले चरण के पहले दिन देश के कई राज्यों में ठप पड़ी गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होने को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बाजार से पाबंदी हटी, खुलेंगी सभी दुकानें, सैलून भी खुलेंगे। हिंदुस्तान लिखता है, कई राज्यों में बस सेवा शुरू, पर्यटन स्थल खुले। वहीं नवभारत टाइम्स ने केजरीवाल सरकार के दिल्ली की सीमाओं को बंद करने के फैसले को देते हुए लिखा है, दिल्ली खुली, सीमा लॉक। देश में लगातार दूसरे दिन 8,000 से अधिक लोगों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने को भी अखबारों ने अहमियत दी है। कोरोना प्रभावित देश बना भारत। वहीं जनसत्ता का कहना है, कोरोना संक्रमितों के इलाज में दिन रात लगे स्वास्थ्यकर्मी तनाव से बचने को योग और संगीत का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश को सेना द्वारा नाकाम करने का समाचार अमर उजाला के पहले पृष्ठ पर है। एलओसी पर 13 आतंकी ढेर, 3 लॉन्चिंग पैड तबाह। अफ्रीकी मूल के नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। एमएसएमई क्षेत्र के कारोबारी मूल्य की सीमा भी बढ़ाई।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक ही दिन में 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना जमानत के मंजूर किए। 3 और राज्यों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम में भी एक देश एक कार्ड योजना लागू। केंद्र सरकार ने ओडिशा में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए 812 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान 19 जून को और देश में इस साल मानसून सामान्य रहेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।